मेरे प्रिय नौजवान साथियों, नमस्कार। स्टडी 91 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी का मैदान जंग की इस क्लास में आज फिर हम करेंगे एक बहुत बड़ी जंग। दोस्तों, नो डाउट्स यहां से जो आपके लिए प्रश्नों की एक बेहतरीन श्रृंखला को गुथा गया है, उसमें आपको बता दें सुपर टेट, लेखपाल, रेलवे, पीसीएस तक की समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। तो आप सभी लोग जिस तरह अपना स्नेह प्रेम लगातार बनाए हुए हैं, आज उसी तरह फिर बनाइएगा। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। आइए देखते हैं दोस्तों, पहला प्रश्न क्या कह रहा है। लिखा हुआ है, विस्तृत महाद्वीपीय मग्न तट पाया जाता है। महाद्वीपीय मग्न तट सबसे ज्यादा कहां देखने को मिलते हैं दोस्तों? लिखा है आर्कटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर में, हिंद महासागर में या फिर प्रशांत महासागर में। अब आपको पता होना चाहिए, जैसे यह आपके सागर का पार्ट है। फॉर एग्जांपल देखिए दोस्तों, जैसे ये क्या है, आपका सागर का पार्ट है, तो सागर के पार्ट में यहां पर भी जिस तरह स्थल में उच्चावच होते हैं, जिस तरह स्थल में क्या होते हैं, उच्चावच होते हैं। उच्चावच का मतलब क्या हुआ दोस्तों? जैसे पर्वत है, पहाड़ी है, ठीक है ना, पठार है, खाई है, गर्त है, उसी तरह आपको यहां पर सागर के अंदर भी दिखाई देगा। महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय ढाल, महासागरीय मैदान, महाद्वीपीय गुआट, गर्त, भ्रंश, ठीक है ना दोस्तों। और यहां तक कि आपके बहुत सारे द्वीपीय पार्ट भी देखने को मिलते हैं। क्या द्वीपीय पार्ट भी देखने को मिलते हैं? तो उसी पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एक करके चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। उसी पर हम लोग क्या करने वाले हैं, एक एक करके चर्चा करने वाले हैं। आप सभी लोगों से निवेदन है कि इसको बहुत बेहतरीन तरीके से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बहुत बेहतरीन तरीके से ढाल दीजिएगा, मतलब ध्यान दीजिएगा। ये होता है महाद्वीपीय, ठीक है ना दोस्तों, क्या महाद्वीपीय मग्न तट, ठीक है, मग्न तट। ये याद करने वाली बातें हैं भैया। दूसरा क्या होता है, महाद्वीपीय ढाल, ठीक है। ये जो आपका तट के बाद जो आता है, ये ढाल है। ध्यान से देखिए, ये क्या है, सब ढाल है, तो इसे बोला जाता है महाद्वीपीय ढाल, ठीक है। महाद्वीपीय, जी हाँ दोस्तों, ढाल, महाद्वीपीय ढाल। और ये है आपका, जी हाँ दोस्तों, महासागरीय मैदान, ठीक है, महासागरीय मैदान कहते हैं। और ये है आपका गर्त। ये क्या है, आपका गर्त है। ये आपका क्या है भैया, गुयाट है सागर के अंदर। ये आपका भ्रंश है, ठीक है, भ्रंश है। ये आपका द्वीप है। तो इस तरह आप यहां से समस्त चीजें देख सकते हैं, हर एक प्रश्नावली पर फोकस कर सकते हैं। तो फिर आप सभी लोग इसको बना लीजिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज बेटा, जल्द से जल्द। चलिए, तो आप सभी लोग नो डाउट्स, आइए अब अपना प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। लिखा है, विस्तृत महाद्वीपीय मग्न तट पाया जाता है। सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है दोस्तों? तो ये याद रखिएगा, आर्कटिक महासागर में पाए जाते हैं। कहां पर? आर्कटिक महासागर में पाए जाते हैं। फिर उसके बाद
अटलांटिक महासागर में जो है वह सबसे ज्यादा कटक पाए जाते हैं। ठीक है, कटक पाए जाते हैं सबसे ज्यादा, क्या, कटक। और प्रशांत महासागर में सबसे ज्यादा द्वीप पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? द्वीप पाए जाते हैं। तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं, ये शानदार बातें हैं। अगला क्या लिखा है दोस्तों? समुद्र में खारेपन का मुख्य कारण क्या है? समुद्र में खारापन, जो समुद्र में, जी हाँ दोस्तों, आपका खारापन होता है वह नो डाउट से अगर हम बात करें तो सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना, सोडियम क्लोराइड के मिलने के कारण होता है। ये बात एकदम सही बात है, NaCl। ठीक है, चलिए भाई, लेकिन यहां पर जो समुद्र का कुछ दिया है खारापन, वो अलग प्रकार से ही दिया हुआ है। लिखा है भूम है, समुद्री जीव है, उल्का पिंड है, ज्वालामुखी है। तो ना इसके कारण होता है, ना इसके कारण, ना इसके कारण। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे क्या होता है दोस्तों, ये कोई जल का भाग है, ठीक है, ये कोई जल का भाग है। अब जल का भाग है, इसके चारों ओर क्या है भैया? स्थल ही स्थल है। इसके चारों ओर क्या है? स्थल ही स्थल है। तो जो ये स्थल होता है दोस्तों, वो जल की अपेक्षा गर्म भाग होता है। जल की अपेक्षा क्या होता है? गर्म भाग होता है। और जब ये गर्म होगा मेरे दोस्तों, तो क्या करेगा यह, अर्थात ये जो जल का पार्ट है इसका वाष्पन ज्यादा तेजी से बढ़ जाएगा। और जब वाष्पन तेजी से बढ़ जाएगा तो पानी क्या हो जाएगा दोस्तों? अर्थात जी हाँ, मोटापन में बदलना चालू होगा, जिसके कारण इसमें लवणता बढ़ेगी। और लवणता बढ़ेगी तो फिर यह खारे पानी में बदल जाएगा, यह खारे पानी में बदल जाएगा। इसीलिए आप जानते होंगे कि जो बहुत सारे मतलब झीलें हैं जो मरुस्थल में स्थित है, वह सबसे लवणीय झील होती है। कारण यही होता है उष्णता के कारण। ठीक है ना दोस्तों, किसके कारण? उष्णता के कारण। अगला क्या लिखा है? भारतीय समुद्र की तट की माप है। अगर थोड़ा सा भी ध्यान भटका ना मेरे दोस्तों, तो आप बहुत भटक जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, प्रियंका जी, सीमा जी, ठीक है, राजेश जी, अनिकेत जी, स्नेहा जी, बहुत सारे बच्चे, सुशील कुमार जी, ठीक है, इतने सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ करके अपना स्नेह प्यार जिस तरह दिखाते हैं, अपूर्वा, इतने सारे बच्चे जुड़ते हैं, बहुत अच्छा लगता है देख करके। तो बेटा लोग एकदम मन लगाकर पढ़ाई करना, क्योंकि मैं हर दिन कुछ नया सिखा करके जाता हूं, ये बातें आपको पता होना चाहिए। भारतीय समुद्र की तट की माप है, ठीक है ना दोस्तों, कितनी है? आप जानते हैं कि भारत के समुद्री तटीय जो मार्ग है, मतलब दोस्तों तट का लंबाई है, वो देख लीजिएगा। अगर हम स्थल की बात करते हैं, जो हमारा स्थल है, स्थल की लंबाई जो है वह 6300 किलोमीटर है। कितना? 6300 किलोमीटर है। तो वहीं अगर हम द्वीपीय पार्ट को देखते हैं, किसको? द्वीपीय पार्ट को देखते हैं, तो याद रखना 1216.6 किलोमीटर है, जिसमें आपका लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार सब इसी में समाहित हो जाते हैं। तो इस तरह आपको पता होना चाहिए मेरे दोस्तों, जब इसको हम जोड़ेंगे तो 6516.6 किलोमीटर आएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर आपका, जी हाँ दोस्तों, यहां पर सी सही हो जाएगा। क्या? सी सही हो जाएगा। ये बातें ध्यान दीजिएगा। अगर हम समस्त केंद्र शासित प्रदेश और मतलब राज्यों को ले ले, जो सबसे ज्यादा समुद्र से सीमा लगती है तटीय, वह अंडमान निकोबार की लगती है। लेकिन अगर राज्यों में ले लेते हैं दोस्तों, तब आपका गुजरात राज्य है। भारत के 1 2 नहीं, 3 नहीं, 4 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी सीमा नो डाउट से कहीं ना कहीं सागर से लगती है। तो वहीं पर कुछ ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी सीमा दूसरे देशों से भी लगती है, ठीक है, जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख हो गए। ये भी बातें आपको पता होना चाहिए। और वहीं पर दमन दीव की बात किया जाए, जो दादर नगर हवेली मिल गया, वो आपका हो गया। फिर
लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और पुदुचेरी ये सागरीय तट के पार्ट में आते हैं। तो यहां से भी बातें आपको समझना चाहिए। तो सबसे ज्यादा गुजरात की तट लगती है समुद्री सीमा में। अगला प्रश्न आपके सामने क्या आता है, सारगैसो सागर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? दुनिया का एकमात्र ऐसा सागर, दुनिया का एकमात्र ऐसा सागर जिसकी सीमा किसी तट से नहीं लगती है, जिसकी सीमा किसी तट से नहीं लगती है, और कह रहा है सही नहीं है। कौन सही नहीं है, ये शब्द को पकड़ना है। महासागरीय धाराओं का प्रति चक्रवाती परिचालन इसकी विशेषता है। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे ये सारगैसो सागर जो है यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। क्या है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। ये बातें आपको पता होना चाहिए। इसके जी हाँ चारों तरफ इधर आपकी गल्फ स्ट्रीम प्रवाहित होती है, ठीक है, गल्फ स्ट्रीम प्रवाहित होती है। इसके इधर पूर्व में कनारी जलधारा प्रवाहित होती है। इसके उत्तर में उत्तरी अटलांटिक प्रवाह प्रवाहित होता है, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह प्रवाहित होता है। इसके दक्षिण में उत्तर विषुवत रेखीय, ठीक है, विषुवत रेखीय अर्थात विषुवत रेखीय प्रवाह प्रवाहित होता है। इसी के बीच में सारगैसो सागर का जन्म है। यह वनस्पतियों का एक घास का जैसे लगता है दोस्तों क्षेत्र है आपका, तो इसी पर चर्चाएं हो रही हैं। तो दोस्तों जाहिर सी बात है, दूसरा कह रहा है ये सही है, दूसरा कह रहा है अटलांटिक महासागर में इसकी सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, ये भी सही बात है। यह गल्फ स्ट्रीम के पश्चिम तथा कनारी के पूर्व, ना मेरे दोस्त सरासर गलत कह दिया, ठीक है ना दोस्तों, कनारी के यह पश्चिम में है जबकि गल्फ स्ट्रीम के पूर्व में है। यही तो गलती कर दिया मेरे दोस्त, बहुत बड़ी गलती कर दिया। थोड़ा सा अगर आप चूक जाएं तो आप भी गलती कर बैठेंगे, बहुत बड़ी गलती। क्यों? क्योंकि आपने गल्फ स्ट्रीम पढ़ा है, आपने कनारी पढ़ा है, ये जान करके आप बार बार सोचेंगे। इसीलिए मैंने कहा ना, मैं रोज अलग प्रकार की कुछ चीजें लेकर के आता हूं। अभी तक मैंने आपको जो प्रश्न कराए थे सारगैसो सागर में, ये प्रश्न कराया था कि सारगैसो सागर कहां पाया जाता है, ठीक है, सारगैसम नामक वनस्पति जो है वहां पर है, इसका नाम सारगैसम पड़ा है, ठीक है। ये सारी चीजें हमने आपको बताई है, आज ये भी आपको हमने बताया, ये ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न आने से पहले नितिन सर हैंड राइटन ई बुक आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं, आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं, ये भी जानना चाहिए आपको। आगे क्या लिखा है, तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं क्योंकि जो मृत सागर है, जो इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर है, जो हमारा मृत सागर है, जो विश्व का, दुनिया का सबसे न्यूनतम स्थान है, मतलब सबसे निचला स्थान है, जहां पर लोग बहुत सारे पिकनिक मनाने जाते हैं, इंजॉय करने जाते हैं दोस्तों, हर दिन रोज वहां पर लोग पहुंचते हैं, जहां पर उष्णता बहुत ज्यादा है, जहां पर जी हां दोस्तों लवणता की दृष्टि से दूसरा सबसे अर्थात जी हां झील है एक तरह से, जिसे सागर कहा जाता है दोस्तों, ये दूसरा लवणता वाला है। साथ ही साथ दोस्तों मृत सागर में लोग नहीं डूबते हैं, कारण यही है क्या, इस सागर में ठंडी जलधाराओं की अपेक्षा गर्म जलधाराओं की उत्पत्ति अधिक है, इससे कोई लेना देना नहीं है। यह सागर निम्न ज्वार भाटाओं की अपेक्षा उच्च ज्वार भाटा, जी नहीं दोस्तों, इस सागर में जो नमक की मात्रा है वह अधिकता है, मतलब जो पानी का घनत्व है वह मनुष्य के घनत्व से भी कभी कभी ज्यादा बनने लगता है, इसलिए इस सागर में कोई जल्दी डूबता नहीं है, लवणता अधिक पाई जाती है, यही कारण है मेरे दोस्तों, यही कारण है। तो इस तरह आप यहां से ध्यान दे सकते हैं। आगे गजब का प्रश्न लिखा है, बंगाल की खाड़ी में तुलना में अरब सागर में उच्च लवणता दर्ज रिकॉर्ड होती है, ठीक है, क्या होती है दोस्तों, ध्यान से समझिए।
बंगाल की खाड़ी की अपेक्षा जो आपका नहीं भैया क्या है, अरब सागर है। दोनों हिंद महासागर के पार्ट है, देख लीजिए दोनों क्या है, हिंद महासागर के पार्ट है, एकदम सच बात है। लेकिन दोनों में विशेषता क्या है, अलग अलग है, ये बातें आपको पता होना चाहिए। तो लिखा बंगाल की खाड़ी के तुलना में अरब सागर में उच्च लवणता दर्ज रिकॉर्ड की जाती है। क्योंकि जल्दी से देखिए भाई, क्योंकि लिखा है अरब सागर वाष्पीकरण की उच्च दर तथा स्वच्छ जल का मंद अंतर प्रवाह प्रदर्शित करता है। एकदम सही बात है, एकदम सही बात है। अरब सागर का जो है दोस्तों, अगर आप अरब सागर को देखेंगे तो अरब सागर जैसे यह हमारा भारत है, तो इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है, ये अरब सागर है। और अरब सागर में आपको पता होना चाहिए ये लगभग इन चारों दिशाओं में ऐसे घिरा हुआ है, ठीक है, इन चारों दिशाओं में ऐसे घिरा हुआ है। तो कहने का मतलब यहाँ वाष्पीकरण ज्यादा तेजी से हो रहा है, इसी के कारण दोस्तों इसकी लवणता क्या होती है, ज्यादा पाई जाती है, इसकी लवणता ज्यादा पाई जाती है। साथ ही साथ स्वच्छ जल का मंद अंतर्वाह प्रदर्शित करता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसमें की जो नदियां जो गिरती हैं वह ज्यादातर आपको पता होना चाहिए किसका निर्माण करती हैं, एस्चुरी का निर्माण करती हैं। और जो ये एस्चुरी का निर्माण करती है मतलब ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं, वह अपने साथ ज्यादा मिट्टी उट्टी का कटाव करके नहीं लाती हैं, स्वच्छ पानी गिराती है। लेकिन पूर्व की नदियों में आपका बहुत सारा मृदा का कटाव होता है, बहुत सारी इंडस्ट्रियां स्थापित हैं, इसीलिए दोस्तों इनमें थोड़ा सा समझने की बात है। लगाइए दिमाग और बाजी मारिए, लगाइए दिमाग और बाजी मारिए, तभी तो मजा आएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है भैया, निम्नलिखित सागरों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम है। निम्नलिखित सागरों का क्या करना है, पश्चिम से पूर्व व्यवस्थित करना है। तब तो सबसे पहले हमें ऐसे चलना है दोस्तों, कैसे चलना है, ऐसे चलना है, ये याद रखिएगा। अब देखिए काला सागर आपका यहां पर पड़ता है, ठीक है ना दोस्तों। भूमध्य सागर आपका काला सागर के पश्चिम में है, यहां पर है। कैस्पियन सागर काला सागर के इधर है। अरल सागर आपका यहां पर है। तो कहने का मतलब ये तो गलत है। फिर लिखा है कैस्पियन सागर पहले यहां पर है, कैस्पियन सागर याद रखिएगा, मैं बना देता हूं। कैस्पियन सागर है ये आपका नहीं, ठीक है। ये आपका अरल सागर है, अरल सागर है। और ये आपका काला सागर है, काला सागर, यहां पर काला सागर है, ठीक है, काला सागर है ये। और इधर आपका नहीं जो है मेरे दोस्तों कौन सा सागर है, भूमध्य सागर है, ये याद रखिएगा, भूमध्य सागर। तो इस तरह अब आपको पश्चिम से पूर्व लगाना, तो भूमध्य सागर पहले होगा और ऑप्शन नंबर सी में ही आपका पहला दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाता है। नोट कर लो मेरे भाई, बहुत बार प्रश्न आ चुका है, अनगिनत बार आ चुका है। कभी अरल अजोब कैस्पियन उत्तर से दक्षिण लगाने की बात कर देता है, कभी पूर्व से पश्चिम तो कभी पश्चिम से पूर्व। तो फिर अब अपनी पूरी ताकत के साथ जुट जाइए। बार बार जिंदगी सुनहरे मौके किसी को नहीं देती है, ये याद रखना। जिंदगी में एक बार सुनहरा मौका सबकी जिंदगी में आता है, उस मौके को कौन बुन पाता है यह सिर्फ और सिर्फ आप ही बता सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा है, जी हाँ दोस्तों, क्यूसाइन का नया नाम है। जी हाँ दोस्तों, किसका नाम है ये, काला सागर का है, कैस्पियन का है, भूमध्य सागर का है, लाल सागर का है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए क्यूसाइन किसका नाम है, काला सागर का पुराना नाम है, नया नाम काला सागर, ठीक है, ठीक है। तो देखिए
काला सागर, जैसे यह आपका काला सागर है, ये क्या है आपका काला सागर है, और काला सागर इस समय सबसे ज्यादा चर्चित सागरों में से एक है, सबसे ज्यादा चर्चित सागरों में से एक है। और आप लोग जान रहे होंगे तो अच्छी बात है, नहीं जान रहे होंगे तो अब जान जाएंगे। इसके इस पार्ट में रूस है, और अभी रसिया ने एक बहुत बड़ी आवाज उठाई थी यूरोपीय कंट्री देशों पर, खासकर नाटो सदस्यों के, कि उसका एक बहुत बड़ा बेड़ा जहाज काला सागर में ही डुबा दिया गया है। तो इस तरह दोस्तों यहां से नोट कर लीजिएगा। इधर आपका जॉर्जिया वाला पार्ट है क्या, थोड़ा सा देखिएगा नहीं दोस्तों। तो चलते हैं आगे, समझते हैं। फिर इधर आपका तुर्की है क्या दोस्तों, ठीक है, तुर्की है क्या। इधर आपका यूक्रेन का क्रीमिया वाला पार्ट है क्या, तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं, बहुत शानदार है ये। और इस वाले पार्ट में बुल्गारिया है क्या, क्या बुल्गारिया है क्या दोस्तों, बुल्गारिया है क्या। इस वाले पार्ट में आपका रोम है, रोमानिया है क्या, क्या रोमानिया है क्या। तो कहने का मतलब इन सारे देशों से क्या है, यह घिरा हुआ है, ये बातें आपको पता होना चाहिए, ठीक है, काला सागर के बारे में। आगे देखते हैं दोस्तों, हिंदी इंडिविजुअल का बैच हमारे यहाँ जबरदस्त प्रारंभ है, ठीक है। और सभी लोग देखो बेटा, जिंदगी में आप लोग अगर मेहनत नहीं किए तो समझो कभी भी बाजी नहीं जीत सकते हो। जितना मेहनत करोगे उतना निखार आएगा जीवन में, ये याद रखना। कहते हैं ना, जिस तरह शरीर को चमकाने के लिए शारीरिक जी हाँ मेहनत करनी पड़ती है, उसी तरह जिंदगी को चमकाने के लिए जिंदगी की तरह मेहनत करनी पड़ती है। मतलब दोस्तों यहां से आपको जितना शिक्षा दीक्षा प्राप्त हो जाएगा वह आने वाले भविष्य में हमेशा आपके लिए सुखमय सिद्ध करेगा। तो इसलिए आप सभी लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी को हो भैया प्रणाम। आप सभी लोग बहुत देर से कुछ लोग सभी बच्चे प्रणाम कर रहे हैं, सभी को सादर प्रणाम। बस मन लगाए रहिए। स्वेज नहर किसे जोड़ती है, फारस की खाड़ी को अरब सागर से, ठीक है ना दोस्तों, लाल सागर तथा बंद सागर को, भूमध्य सागर तथा काला सागर को, लाल सागर तथा अरब सागर को। बड़ा खतरनाक प्रश्न है, बहुत जोरदार प्रश्न है, और बहुत सारे बच्चे लगातार कंपटीशन करवा ही लेते हैं। जी हाँ, नौका है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद स्नेहा जी, राजेश जी, सुशील जी, ठीक है ना दोस्तों। जी हाँ, हरिश्चंद्र जी, पांडे बॉयज, कितने सारे बच्चे जुड़ करके, सीमा जी, बहुत बच्चे जुड़ करके आंसर दे रहे हैं। मजा लग रहा है दोस्तों, मजा आ रहा है। तो लेकिन यहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने बी आंसर दिया है, बहुत सारे बच्चों ने डी आंसर दिया है, बहुत से सी दिया है। और मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे अर्थात सी दे रहे हो गलत है, जो बी दे रहे हैं वही बाजी मार रहे हैं। क्योंकि दोस्तों आपको पता होना चाहिए, स्वेज नहर दुनिया की सबसे लंबी नहर है, जिसका वर्तमान में कुल लंबाई 193.3 किलोमीटर फर्डिनेंड फ्रांस के महान इंजीनियर द्वारा, जी हाँ दोस्तों, डिजाइन की गई स्वेज नहर। और यह नहर आपके कहां किसको किसको जोड़ती है, तो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, नो डाउट, लेकिन भूमध्य सागर को बंद सागर या फिर रूम सागर के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए दोस्तों भ्रमित करने के लिए यह प्रश्न रखा गया है, यह प्रश्न रखा गया है। तो यहां से भी बातें समझ सकते हैं। लिखा है शुष्क ग्रीष्म काल एवं वर्षा युक्त शीतकाल विशेषता है किसका, मानसूनी जलवायु की, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वाली जलवायु की, भूमध्य सागरीय जलवायु की, या फिर दोस्तों आपकी पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु की। गजब की प्रश्न है दोस्तों। लेकिन यहां पर आपको सबसे पहले तभी याद आएगा इस प्रश्न का कि आखिर ये प्रश्न कह क्या रहा है। शुष्क ग्रीष्म काल, शुष्क ग्रीष्म काल
ढाल इस रेखा के पास पाया जाता है जिसका नाम है भूमध्य रेखा। जिसका नाम क्या है? भूमध्य रेखा। वर्षा युक्त शीतकाल किसका है दोस्तों? तो वर्षा युक्त शीतकाल यहीं पर है। तो कहने का मतलब यह उष्ण कटिबंधीय वर्षा वाली जलवायु में आती है, जिसे हम लोग भूमध्य सागरीय जलवायु के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? भूमध्य सागरीय जलवायु के नाम से भी जानते हैं, नो डाउट्स। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाता है, यह याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? भू संतलन के संदर्भ में किसने कहा कि जी हां दोस्तों, परिवर्तित गहराई के साथ घनत्व समान रहता है? किसने कहा था दोस्तों? याद रखना, तो एरी ने कहा था। याद करिए, किसने कहा था? एरी ने कहा था। यह याद रखना दोस्तों, जिसका नाम डटन महोदय से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, डटन महोदय से जुड़ा हुआ है, तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं, याद रखना। अच्छा, एरी एक खाई का नाम भी होता है जो आपके जियोग्राफी शब्द में प्रयोग किया जाता है। कहां पर? जियोग्राफी शब्द में प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह आप यहां से भी ध्यान दे सकते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? लंबी रातें। ठीक है, लंबी लंबी रातें। ठीक है ना दोस्तों, छोटी छोटी रातें होती हैं? होती हैं, बिल्कुल सही बात है। फिर लिखा है स्थिर मौसम। मौसम भी कहते हैं ना, मौसम है सुहाना, दिल ना लगे साथिया, नहीं जाना कहीं दिल ना लगे। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि मौसम भी बड़ा सुहाना है दोस्तों। अब जैसे ही गर्म निकलेगी, मतलब मई जून जाएगा, मस्त मौसम, जून के बाद से क्या गजब गजब के बादल छाते हैं, क्या अंगड़ाइयां लेते हैं हमारे मयूर लोग, यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, स्वच्छ आकाश आदर्श दशाएं, स्वच्छ आकार आदर्श दशाएं, ये सारा किसके कारण होता है भैया? तो विकिरण तापमान प्रतिलोम हेतु होता है। ये सब चीजें थोड़ा टफ लग रही होंगी, लेकिन है बहुत महत्वपूर्ण, इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। इसीलिए आप देखते होंगे जब 100 प्रश्न आते हैं मान लीजिए जीएस के, तो हमको उसमें से 80 प्रश्न तो सटीक आते हैं। ठीक है, 80 प्रश्न तो सटीक आते हैं, 10% में हम कंफ्यूजन हो जाते हैं। 10 क्वेश्चन में हम क्या मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं, और 10 प्रश्न ऐसे होते हैं जो हमारे पल्ले ही नहीं पड़ते हैं, और यही 10 प्रश्न जो सही करके आते हैं वही शिखर पर पहुंचते हैं। तो आप इसी की तैयारी ही कराई जा रही है कि कंफ्यूज मत होइएगा। आगे देखिए दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी की बात हो, जी हाँ, या फिर सुपर टेट की बात हो, जबरदस्त वैकेंसी हमारे यहाँ लगी हुई है। आप सभी लोग अपना सहभागिता दर्ज करा सकते हैं। लिखा है घोड़े की नाल या मुद्रिका के आकार वाली प्रवाल भित्तियां इस नाम से भी जानी जाती है। किस नाम से भी जानी जाती है? अवरोधक प्रवाल भित्ति, तटीय प्रवाल भित्ति, एटाल, बोट चैनल। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, एक ग्रेट बैरियर रीफ का नाम सुना होगा। किसका नाम? ग्रेट बैरियर रीफ, जो उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के पार्ट में प्रशांत महासागरीय के भाग में है। लेकिन दोस्तों आपको यह भी पता होना चाहिए कि दोस्तों इस ग्रेट बैरियर रीफ को कई नामों से जाना जाता है, जिसमें से अवरोधिका भित्ति कहा जाता है, जिसमें से मूंगे की चट्टान कहा जाता है, जिसमें से प्रवाल भित्ति कहा जाता है, जिसमें से एटॉल कहा जाता है। यह सब रूप है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर घोड़े की नाल की मुद्रिका के आकार वाली भित्ति जो है वो है एटॉल। क्या है? वह एटॉल है। ये बातें आपको पता होना चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि जो प्रवाल भित्ति या अवरोधिका होती है, अवरोध भित्ति होती है, वो भी अलग
अलग अलग आकार के अनुसार अलग अलग नामों से भी जानी जाती है। ये भी थोड़ा सा दिमाग में फोकस करने की ही बात है, ये भी दिमाग में क्या करने की, फोकस डालने की बात है। तो यहां से भी बातें समझ सकते हैं। निम्न में कौन सी वायुमंडल की स्थिर गैस नहीं है? वह कौन सी गैस है जो वायुमंडल में स्थिर नहीं है मेरे दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, लिखा है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की तो भैया बात ही ना करिए, सबसे ज्यादा 78% लेकर के नंबर 1 स्थान पर है। फिर इसके बाद जो है ऑक्सीजन की बात आती है, 21% लगभग ये भी है, 20.93% है। तो कहने का मतलब 21% यह भी अपना वर्चस्व बनाए हैं। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की 0.036% बताया जाता है मेरे दोस्तों। तो कहने का मतलब ये गैस में क्या होती रहती है, बढ़ोतरी भी होती रहती है, कमी भी होती रहती है। जैसे कोरोना के समय में इस गैस में क्या पाया गया, वायुमंडल में कमी पाई गई। जब क्या होता है, कंपनियां बंद हो जाती है, कार्बन का उत्सर्जन कम हो जाता है, तो नो डाउट्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस की में कमी आती है। लेकिन जब इसमें उत्सर्जन बढ़ेगा, मतलब जी हाँ, ये कंपनियां ज्यादा चलेंगी, कोयले का ज्यादा खपत होगा, बॉटल वाटल खूब जलाएंगे, तो दोस्तों फिर इसमें से क्या होता है, इसकी मात्रा बढ़ भी जाती है। और जब मात्रा बढ़ती है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए हम लोगों के लिए कष्टकारी बनता है। कहने का मतलब ये होता है दोस्तों, जैसे अभी हाल ही में देख रहे होगे आप लोग कि काफी ज्यादा परमाणु मतलब परमाणु बम से लैस देश हो गए हैं, बहुत सारे, जी हाँ, तोपें दागी गई यूक्रेन और रशिया के युद्ध में। तो ये सब हम लोगों पर ही प्रभाव डालेगा, ये मत सोचिए कि आपको छोड़ देगा। ठीक है, मौसम के अनुसार सारे देशों में प्रभाव पड़ेगा इसका, क्योंकि कार्बन, तो कार्बन का अगर उत्सर्जन ज्यादा होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रधानता बढ़ेगी, अर्थात CO2 बढ़ेगी, और CO2 बढ़ेगी तो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट प्रभाव भी बढ़ेगा। और अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रभाव बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो यह समझ लेना दोस्तों, खेती के साथ साथ मनुष्यों के स्वास्थ्य में भी बुरा प्रभाव पड़ता है। तो यहां से ये गैस, जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, स्थिर नहीं है। बाकी सभी गैसें अर्थात स्थित हैं। क्या है मात्रा? आगे लिखा क्या है दोस्तों, लिखा है प्रमुख रूप से वायुमंडल का तापन होता है। तो वायुमंडल में आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जैसे यहां से सूर्य का प्रकाश आता है, तो जो हमारा वायुमंडल है वह वायुमंडल में, जी हाँ दोस्तों, इस तरह मंडल है। सूर्य से 2 प्रकार की प्रकाश आती है, अर्थात किरण के रूप में, जिसमें से एक पार्थिव विकिरण होता है, एक सौर विकिरण होता है। तो जो तापन होता है वह पार्थिव विकिरण पर होता है, याद रखना, दीर्घ तरंग वाले पार्थिव विकिरण होते हैं, और इसी को हमारा वायुमंडल रोकता है, पृथ्वी की सतह पर नहीं आने देता है। ठीक है ना दोस्तों, ये बातें आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी की सतह पर सौर विकिरण ही आता है, यहां से समझ करके चलना चाहिए। वायु में जल वाष्प की अधिकतम मात्रा होती है। वायु में जल वाष्प की जो मात्रा होती है वह याद रखने वाली बात है दोस्तों। जितना ज्यादा अर्थात ताप बढ़ेगा उतना ज्यादा क्या होगा भैया, जल वाष्प होगा। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए, बेटा मैं नाम क्यों नहीं ले रहा हूं, ये सब लोग जान रहे हैं कि मैं इस समय पढ़ाने पर पूरा फोकस किया बैठा हूं कि मैं ज्यादा से ज्यादा आपको बातें बता ले जाऊं। ज्यादा से ज्यादा बातें जितना बता ले जाऊंगा वह उतना ही आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो जल वाष्प जितना ही ताप बढ़ेगा, याद रखना दोस्तों, उतना ही ज्यादा वाष्पन होगा। लेकिन वायु में जो जल वाष्प की मात्रा बताई गई है वह लगभग 5% बताई जाती है। कितना? 5% बताई जाती है। इसलिए दोस्तों यहां से ध्यान दीजिएगा। राजस्व लेखपाल, जल वाष्प सबसे ज्यादा जो है वह जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो वहां देखने को मिलता है। राजस्व लेखपाल दोस्तों, लेखपाल की जो परीक्षा है वह कब है? 29 जून को नहीं है, 19 जून को है। इसलिए अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए। लिखा है निम्न में से कौन है सही सुमेलित नहीं है? नदी प्राकृतिक
तटबंध एकदम सही है दोस्तों, हिमनद सर्क है, पवन सिप है, लेकिन दोस्तों टोम्बलो अर्थात पवन नहीं है। टोम्बलो क्या है? पवन नहीं है। तो इस तरह आप यहां से भी बातें समझ सकते हैं। भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती है। ठीक है ना दोस्तों, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व। ठीक है, उत्तर पश्चिम मैदान में मान लीजिए दोस्तों ये है अपना भारत, और यहां पर कह रहा पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा कम होती है। जस अर्थात दोस्तों पश्चिम से पूर्व जाएंगे तब तक क्या हो जाएगी? मात्रा कम होती जाएगी। ये बातें याद रखिएगा। बहुत शानदार प्रश्न है। 100 नंबर दे दूं तो भी कम, 100 नंबर दे दूं तो भी कम। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों, जो लोग इसको नहीं जानते हैं वो लोग एकदम गलती ही करके आएंगे, ये मेरा वादा कहता है। लेकिन जो लोग इनको समझ लिए वो बढ़िया से है। आपको पता होना चाहिए जब पश्चिमी विक्षोभ कह रहा है तो कहने का मतलब ये विक्षोभ जो ये मौसम है पश्चिम दिशा से आता है, और जब यह पश्चिम से आएगा तो जितना पश्चिमी भाग में जाएगा उतना ज्यादा वर्षा, जितना पूर्वी में जाएगा उतना कम। इसलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमारे पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जाते जाते यह मौसम कमजोर पड़ जाता है। ये सॉरी, तो इस तरह आपको ध्यान देने वाली बातें हैं, इस तरह आपको ध्यान देने वाली बातें हैं, समझने वाली बातें हैं। तो यहां से सारी चीजें आपको समझना चाहिए दोस्तों, जानना चाहिए। ठीक है, तो आप यह याद रखने वाली बात यह है दोस्तों, सबसे बड़ी बात यहां पर पढ़ाई से संबंधित पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है ना, पश्चिम से पूर्व की ओर है, ये ध्यान देने वाली बात है। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे समझते हैं। पृथ्वी के वातावरण के तापमान की सामान्य ह्रास औन्नति दर कहां पर है? ठीक है ना दोस्तों, 0 डिग्री तक। ठीक है, यहां पर ध्यान देने वाली बातें हैं। तो देखने वाली बात यह है दोस्तों कि जो हमारा पृथ्वी के वातावरण के तापमान की सामान्य ह्रास औन्नति दर वह कितना है दोस्तों? तो कहां पर पाई जाती है? ट्रोपोपाज पे पाई जाती है, याद रखिएगा। कहने का मतलब क्षोभ मंडल में पाई जाती है। क्षोभ मंडल को जैव मंडल, संवहन मंडल या फिर सबसे निचला मंडल आदि नामों से भी जाना जाता है। इसे ट्रोपोपाज भी इसकी ऊपरी परत को कहा जाता है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बातें हैं। आगे देखिए दोस्तों, सागर तल पर, ठीक है, वातावरण द्वारा कितना दबाव डाला जाता है? तो सागर तल पर जो वातावरण का मतलब वायुमंडलीय दाब है वह 101.325 किलो पास्कल होता है। लेकिन यहाँ मिली बार में दिया है, किलो पास्कल में दिया नहीं है, तो 1 दशमलव पीछे कर दीजिए मेरे दोस्तों। कहने का मतलब 101.3 मतलब देखिए 1013.25 मिली बार में है। तो ये भी प्रश्न आपके लिए बहुत शानदार है। वायु द्वारा लगाया गया जो दाब है पृथ्वी की सतह या जल की सतह पर उसे ही वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। ये ध्यान दीजिएगा। नेट का पेपर हो या फिर यूपी टेट का पेपर हो, जबरदस्त यहाँ से बातें निकल कर आती हैं। निम्नलिखित सतहों में से किसको, जी हाँ, अल्बेडो दर, ठीक है, अल्बेडो दर क्या कहा है? सतह की प्रतिबिंब गुणवत्ता सबसे अधिक है, सबसे अधिक है। एल्बेडो क्या है दोस्तों? आपको पता होना चाहिए। कहने का मतलब वह इनमें से कौन सा पार्ट है जहां से सूर्य का प्रकाश लड़ करके तेजी से वापस आता है। तो जितना सफेद होगा, जितना चिकना होगा, उतना तेजी से प्रकाश क्या होता है दोस्तों? रिटर्न होता है। तो ये है बर्फ की चादर, ये याद रखना। इसमें अल्बेडो क्या होता है? सबसे अधिक होता है बर्फ की चादर में। यहां से ध्यान देने वाली बातें हैं। आगे लिखा है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में किस क्षेत्र का पारिस्थितिकीय गर्म क्षेत्र के रूप
रूप में दी गई है। तो दोस्तों पारिस्थितिकीय तंत्र जो सबसे ज्यादा है वह किसमें है, वह अपने पश्चिमी घाट में। कहां पर? पश्चिमी घाट में सबसे ज्यादा अर्थात पारिस्थितिकीय तंत्र पाया जाता है। कहां पर? पश्चिमी घाट में। तो इस तरह आप पश्चिमी घाट में आपका महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला ये सारे राज्य आते हैं जहां पर सबसे ज्यादा दोस्तों पारिस्थितिकीय तंत्र देखा जाता है। शांत घाटी इसके लिए ही प्रसिद्ध है। लिखा है नीचे दिए गए शहरों में किस एक में रेत के पहाड़, जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है, पाए जाते हैं? अबू धाबी, ये अबू धाबी है, धामी नहीं है। अबू धाबी में, बर्लिन में, थिम्पू में, काबुल में। तो रेत का टीला जो पाया जाता है वह अबू धाबी में है। दोस्तों पिछला IPL अबू धाबी में ही, मतलब कहां खेला गया था? याद करिए, UAE में, संयुक्त अरब अमीरात में खेला गया था। वहीं की राजधानी है क्या मेरे दोस्तों? ये बातें आपको पता होना चाहिए। अबू धाबी में वहां की मूल जनसंख्या से ज्यादा भारतीय रहते हैं। यह एकमात्र ऐसा देश है जहां पर वहां पर दोस्तों याद रखना, भारतीयों की जनसंख्या वहां के मूल निवासियों से भी अधिक है। ये बातें ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम मानसून किस राज्य से प्रवेश करता है? तो अगर देखा जाए तो भारत का राज्य अगर दे दिया है, पूछा जाए किस भाग से, तो अंडमान निकोबार द्वीप से सबसे पहले प्रवेश करता है, यह याद कर लीजिए। लेकिन दोस्तों जब राज्य दे दिया है तो केरला आंसर होगा। इंटरव्यू में यहीं पर फंसाया था, याद रखिएगा। एक बच्चे को, मुझे आज भी याद है, ठीक है, मैं इंटरव्यू देख रहा था तो मुझे पता है दोस्तों, एक बच्चे से यही पूछा गया था कि भारत में मानसून सबसे पहले कहां आता है, तो उसने तुरंत दे दिया आंसर क्या मेरे भाई, उसने सबसे पहले केरल में दे दिया। लेकिन केरल गलत आंसर है, सबसे पहले अंडमान निकोबार। क्यों? क्योंकि जो निकोबार का दक्षिणी इंदिरा पॉइंट है वो सबसे दक्षिणतम में है, तो सबसे पहले यहीं से आएगा ना। तो इसलिए दोस्तों यहां से ध्यान देने वाली बातें हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल की जबरदस्त वैकेंसी हमारे यहां लगी है। आगे क्या लिखा है दोस्तों, पश्चिम बंगाल में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा को कहते हैं। मानसून से पहले पूर्व वर्षा को क्या कहते हैं? काल वैसाखी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काल वैसाखी कहा जाता है। और इसे उड़ीसा में भी काल वैसाखी ही कहते हैं। क्या? उड़ीसा में भी, याद रखना। लेकिन आपको बता दे, बोरदोई शिला, इसी काल वैसाखी को कहां कहा जाता है? तो असम में कहा जाता है। ये प्रश्न भी आया हुआ है, तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या कहता है? डायमंड रिंग की घटना देखी गई है। डायमंड रिंग की घटना पूर्ण सूर्य ग्रहण की शुरुआत में, पूर्ण और ग्रहण के अंत में। जी नहीं दोस्तों, केवल क्या लिखा है? परिधीय क्षेत्रों के समग्रंत जो निशान होते हैं उनके में देखा जाता है। क्या? तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं कि यह बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, डायमंड का जो रिंग बनता है। अगला प्रश्न है, बादल परिणाम है किसका भैया? बादल परिणाम है वाष्पीकरण का। जितना वाष्पीकरण होगा और जितना संघनन प्रक्रिया तेज होगी, ठीक है, उतना ज्यादा क्या होगा? बादलों का निर्माण होगा। उतना ज्यादा क्या होगा? बादलों का निर्माण होगा। तो बादल परिणाम वाष्पीकरण से बनते हैं, लेकिन परिणाम किसका है? तो संघनन प्रक्रिया का है। किसका है? संघनन प्रक्रिया के कारण ही बादल का निर्माण होता है। ये तो आंसर आपका कहां जाएगा? ऑप्शन नंबर चौथे में जाएगा। ये याद रखना, वाष्पीकरण होता है जल का, अंदर ऊपर मतलब आरोहण होता है, फिर अवरोहण होता है, संघनन प्रक्रिया चलती है, तब दोस्तों आपका नहीं बादल का निर्माण होता है। जी हाँ दोस्तों, अपने निजी बुकी स्टोर के पास जा करके अभी बुक परचेज करें और दिए गए नंबर पर कॉल करें। लिखा है, अभ्रक उत्पादन केंद्र
कोडरमा स्थित है? कहाँ स्थित है? राजस्थान में, उड़ीसा में, झारखंड, आंध्र प्रदेश है तो झारखंड में स्थित है। कहाँ पर? झारखंड में स्थित है। यह बातें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला देश कजाकिस्तान है। फिर भंडार की दृष्टि से कनाडा, रूस, ऑस्ट्रेलिया, इन सारे देशों में बहुत ज्यादा है। और यूरेनियम समझौता भारत का कजाकिस्तान, रूस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के साथ ही है। ये बातें आपको पता होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, किस धातु के लिए धरती से बॉक्साइट निकाला जाता है? तो बॉक्साइट का जो सर्वाधिक भंडार देखने को मिलता है वो ऑस्ट्रेलिया, चीन जैसे देशों में अत्यधिक मिलता है। उत्पादन की दृष्टि में इस समय ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 चलता है। जो इसका वाइपा क्षेत्र है केपयार्ड का, वहां पर सर्वाधिक क्षेत्र बॉक्साइट का है और यह एल्युमिनियम के उत्पादन के लिए जाना जाता है। बाकी जी हाँ दोस्तों, अभी इससे पहले चाइना नंबर 1 पर था दोस्तों, जिसको पिछाड़कर ऑस्ट्रेलिया बाहर आया है। तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं। करंट से जुड़ा हुआ मुद्दा था जो हमने आपके सम्मुख रखा। वीडियो ठीक है, या फिर दोस्तों लेखपाल से संबंधित जो आपको पुस्तक चाहिए आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं और अपनी पूरी ताकत लगा करके पढ़ाई करिए, मन लगाकर मेहनत करिए। जिंदगी में दोस्तों इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो फिर आज दीजिए यहीं पर इजाजत। अगर आप सभी छात्रों में से किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है दोस्तों तो आप अपनी समस्याएं रख सकते हैं, लेकिन मेहनत ही है याद रखना सफलता का राज। और जब मेहनत के बाद सफलता मिलती है तो उसका महत्व भी समझ में आता है। मेरे दोस्तों याद रखिएगा, सबको झुका दीजिए, कर दीजिए कुछ ऐसा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।